आज का हमारा यह वीडियो सभी छात्र छात्राओं को 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी देगा। 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में एक निर्णायक क्रांति साबित हुई थी और इसके कई कारण थे। 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई, इसके कई कारण हुए। क्यों हुई थी यह क्रांति, आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। और यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह 10वां वाले के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इंटर वालों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों छात्रों के लिए बेहद ही ज़रूरी टॉपिक देख करके ही मैंने 1857 की यह क्रांति को इम्पोर्टेंट जानते हुए आप लोगों के YouTube वीडियो के रूप में हमने इसे शेयर किया है, अपलोड किया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। इससे पहले कुछ 1857 की क्रांति के तथ्य को देख लेते हैं। दिसंबर के जो छात्र हैं, न्यूटन के गति के नियम आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे। उसमें न्यूटन के गति का तीसरा नियम था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और यह सृष्टि का भी नियम है कि आप जैसा करते हैं आपके साथ भी वैसा व्यवहार कभी न कभी होता है। तो वही 1857 की क्रांति का जो शुरुआत है वहीं से होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। ये कंपनी आई थी हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए, लेकिन ये कंपनी भारत में व्यापार करने के साथ साथ धीरे धीरे भारत की शासन व्यवस्था में भी अपना पांव जमा लिया। परिणाम हुआ कि हमारा भारत जो है वह गुलाम हो गया। और इसका कारण बना अंग्रेज़ों की जो नीति है, फूट डालो और शासन करो की नीति। यहाँ का जो शासक हुआ करता था वह आपस में ही लड़ता है और इसी लड़ाई का फ़ायदा उठा के अंग्रेज़ों ने भारत को अपना गुलाम बना लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारे भारत पर जब उसने अपना व्यापार शुरू किया तो धीरे धीरे शासन व्यवस्था पर हावी हो गया। और शासन पर हावी ही नहीं हुआ बल्कि भारत और भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जनता का पूर्ण शोषण किया। इतना शोषण किया इसने हमारी भारत की जनता का कि जो भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी वह भारत जर्जर गरीबी और भूखमरी का देश बन गया। तो 1857 की क्रांति हुई कैसे, क्या कारण थे, हम लोग आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा ज़्यादती किया भारत के लोगों पर। यहाँ के महिला, पुरुष, बच्चे, सबको, बूढ़े, सबके साथ उसने इतना अत्याचार किया, इतना जुल्म किया उस पर कि भारत के लोग जो है उसके जुल्मों सितम से आजिज हो कर के मतलब उसका बदला लेने के लिए वो सोचने लगे। परिणाम क्या हुआ कि जिस तरह से भारतीय महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों, जवानों को उसके साथ ज़्यादती हुआ, उसका कत्ले आम हुआ और हत्याएं हुई, उसी प्रकार से भारत के लोगों ने भी
अंग्रेज़ों के साथ वही बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। इतिहास में जब आप देखेंगे तो भारत के लोग आजिज होकर के कुछ लोगों ने अंग्रेज़ी हुकूमत को सबक सिखाने के लिए उसके बड़े बड़े अफसर को गोलियों से उड़ा डाला। उसको मारा जाता था, पीटा जाता था और यहाँ तक कि गला रेत दिया जाता था अंग्रेज़ी शासक। इसकी खबर पहुँची ब्रिटेन जब इसकी खबर पहुँची तो वहाँ के जनता में हाहाकार मच गया। ब्रिटेन की जनता ने कहा कि जिस देश को मैं गुलाम बना के रखा हूँ उस देश के लोग मेरे शासक को, मेरे अधिकारी को मार सकते हैं, तो वहाँ बैठ कर के ईस्ट इंडिया कंपनी कर क्या रही है, इसका बदला लीजिए। जैसे हमारे यहाँ जुलूस निकल जाता है, उसी तरह ब्रिटिश सरकार में, इंग्लैंड में भी, ब्रिटेन में भी जुलूस निकल गया। जुलूस निकलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भी बौखला गई। यहाँ जो अंग्रेज़ों का शासन था वह भी बौखला गया। इसका परिणाम क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ भी भारतों में हिंदू और मुसलमान बहू बेटियों को, उसके छोटे छोटे बच्चों को कत्लेआम किया गया। ये तात्कालिक कारण यहाँ से शुरू होता है 1857 की क्रांति। अंग्रेज़ों ने हमारा शोषण किया, हमारे बच्चों को, बूढ़ों को, स्त्रियों को मारा पीटा, कत्लेआम किया, तो उसका बदला तो भाई होना है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम स्पष्ट है कि जैसा आप कीजिएगा उसका विपरीत प्रतिक्रिया तो देगा ही, चाहे आज दे, कल दे, 100 वर्षों में दे, 50 वर्षों में दे, वो तो होना है। तो 1857 की क्रांति का पहला कारण था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में हम देखते हैं डलहौजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अंग्रेजी अफसर था डलहौजी। उसने राजनीतिकरण में वह इतना मतलब होर लग गया था उसके भीतर कि वह चाह रहा था कि कितना और भारत के छोटे छोटे इलाकों में, छोटे छोटे राज्यों पर हम अपना कब्जा कर लें। इसके लिए उसने क्या किया कि जो उस समय के शासक थे उसको सत्ता से बेदखल कर दिया। उस समय के जो शासक थे, जो कमज़ोर शासक थे, उसको पराजित कर दिया, उसे हटा दिया गया। जैसे में बहादुर शाह जफ़र, जो मुग़ल शासक का अंतिम शासक हुआ, बहादुर शाह जफ़र, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और शासन में थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय बहादुर शाह जफ़र थे भारत में, अंतिम मुग़ल सम्राट। तो बहादुर शाह जफ़र जो है वह लाल किला में रहते थे और इस डलहौजी ने क्या किया कि उसको लाल किला से निकलने का आदेश दे दिया। जो भी बहादुर शाह जफ़र के वंशज थे, नाती पोता वगैरह सब लाल किला में रहते थे, उनको लाल किला खाली करने का आदेश दे दिया। इससे जनता में आक्रोश फैल गया। एक तो अंग्रेज के शोषण से वैसे पहले से दबिश था, दूसरा कारण हो गया कि उसको लाल किला से निकलने का आदेश दे दिया। नाना साहब के जो पूर्वज थे उनको मतलब पेंशन मिलता था, एक तरह से कहा जाए सहायता राशि मिलती थी उनको, अंग्रेज़ों ने उसको भी बंद कर दिया और लोगों में गुस्सा फैला। तो ये राजनीतिक कारण बना कि भारत के जो नवाब थे या शासक थे उनको उन्होंने परेशान करना या प्रताड़ित करना शुरू किया और भारत के जब राज शासकों को प्रताड़ित करना शुरू किया तो इसका विरोध शुरू हो गया। इतिहास में जो भी क्रांति हुई है उसके एक कारण नहीं, उसके कई कारण हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कारण था इसलिए 1857 की क्रांति हुई। इसके बाद दूसरा कारण आ गया आर्थिक कारण। आर्थिक आप लोग समझते होंगे, आर्थिक को
हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थ का मतलब होता है पूंजी, पूंजी का मतलब धन दौलत रुपया पैसा। आर्थिक कारण में क्या हुआ कि भारत में जो कपड़ा बनता था, प्राचीन काल से ही भारत कपड़ा के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर है। और भारत में बने हुए कपड़े इंग्लैंड ब्रिटेन को कौन पूछे, विश्व के बहुत सारे हिस्सों में जाता था। आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे रेशम मार्ग, जहाँ से व्यापारी लोग, विदेशी व्यापारी सब भारत से व्यापार करते थे रेशम मार्ग से। तो आर्थिक कारण में क्या हुआ कि भारत के बने हुए कपड़े जब ब्रिटेन जा रहे थे तो ब्रिटेन में उसकी अधिक मांग थी, क्योंकि भारत का कपड़ा पसंद किया जाता था वहाँ। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या चाल चला कि भारत के कपड़े पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया ब्रिटेन में। तो टैक्स ज़्यादा बढ़ गया, तो वाजिब जब टैक्स बढ़ेगा तो सामान का दाम बढ़ेगा, तो कपड़े की दाम कीमत जो है बढ़ गई, और कीमत बढ़ने से उसका जो मांग है बाज़ारों में घट गया। ये उसका कूटनीति था अंग्रेज़ों का। और दूसरी बात क्या किया कि भारत में कपास की खेती बायजबरन, नील और कपास की खेती उन्होंने करवाना शुरू किया। बायजबरन नील और कपास। नील की खेती जिस भूखंड पर होती थी, जिस भी खेत पे हो जाती थी, वह ज़मीन बंजर हो जाता था। और कपास में भी वही बात। ये दोनों अंग्रेज़ के यहाँ डिमांड था ब्रिटेन में, और कपास वे लोग कपड़ा बनाने में इसका उपयोग करते थे। इसलिए बायजबरन भारत के किसानों से नील और कपास की खेती करवाई जाती थी। आपने पढ़ा होगा कि नील की खेती करने के लिए अंग्रेज़ों ने 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दिया। इसी 3 कठिया व्यवस्था को लेकर के महात्मा गांधी पश्चिम चंपारण आए थे। तो नील की खेती और कपास की खेती करवाते थे। इसके कारण क्या हुआ कि जो खाद्य था, गेहूं, चावल, इन सभी की खेती बहुत कम होने लगी, और आर्थिक रूप से भारत के किसान कमज़ोर हो गए। अब नील और कपास खरीदता था अंग्रेज़, औने पौने भाव में खरीदता था। जो मन होता था भाव देने का देता था, जितने कम दाम में होता था खरीदता था, क्योंकि दूसरा खरीदार तो कोई है नहीं। इसलिए अंग्रेज़ों ने ये एक दूसरी चाल चली भारत को कमज़ोर करने का, वह था आर्थिक कारण में भारत को पंगु बनाना। भारत को पंगु बनाया इसने, नील कपास की खेती करवाया, फसल उपजाने में जो है इसने मनाही लगा दी। मतलब एक तरह से उनको बाध्य कर दिया कि आप नील और कपास की ही खेती कर सकते हैं। तो भारत के किसान बाध्य हो गए, और इससे क्या हुआ कि अनाज की कमी हो गई। अब अनाज के लिए भी भारत के लोग अंग्रेज़ों पर निर्भर हो गए, और अनाज क्या नहीं करवाता है, तो बायजबरन नील और कपास की खेती होने लगी। दिन प्रतिदिन भारतीय किसानों की स्थिति बिगड़ती चली गई, भारतीय अर्थव्यवस्था बिगड़ता चला गया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत अंग्रेज़ों के समय में इतना लूट खसोट हुआ कि भारत की जीडीपी ग्रोथ, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, वह बहुत ही निचले स्तर पे चला गया था अंग्रेज़ों के समय में। ये उस समय का सर्वे है। उस समय भी ऐसे ऐसे सर्वे होते रहते थे, जो विद्वान थे उस समय के वो करते थे। आप होगा तो इसका भी जानकारी आप गूगल पे या और कहीं से पता कर सकते हैं। उस समय अंग्रेज़ों के समय में जो जीडीपी था वह बहुत ही निम्न स्तर पे चला गया था। इसका कारण वही था कि यहाँ पर जो और सब फसल का उत्पादन होता था उस पर रोक लग गया था, सिर्फ नील और कपास की खेती पर ध्यान दिया जाता था। तीसरा कारण बना सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में आप देखिएगा, सामाजिक कारण में भारत में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, बहुत सी कुप्रथाएँ थी। जैसे में विधवा विवाह
फिर से विधवा का विवाह नहीं होता था। तो सामाजिक कारण में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने उस समय, जिस समय ये सामाजिक कारण वो था, उस समय लॉर्ड विलियम बेटिकन और डलहौजी दोनों मिल करके, दोनों नाम आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड बेटिकन और डलहौजी। ये दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने भारत में सामाजिक सुधार किया। लेकिन आप जानते हैं कि मन में जब कहते हैं मन में जब भय हो, शंका हो, तो अच्छा काम भी हमको अच्छा नहीं लगता है, उसमें हम बुराई निकाल लेते हैं। तो सामाजिक कारण में क्या हुआ कि ये दोनों जो अंग्रेज थे, लॉर्ड बेटिकन और डलहौजी ने, ये भारत में व्याप्त कुरीतियों को, जैसे में सती प्रथा, जौहर व्यवस्था जिसको कहते हैं, मेवाड़ में, राजस्थान में जो वहाँ के राजा की रानियाँ थी और जो भी राजपूत की सेनाएं थी, उसकी पत्नियाँ, जब वहाँ मुग़ल का आक्रमण हुआ तो उसकी पत्नियों ने जौहर कर लिया। जौहर कहते हैं जिंदा ही अपने पति के साथ जल जाना, उसकी चिता में चले जाना। ये जौहर प्रथा अपनाया था चित्तौड़ में, महाराणा प्रताप जहाँ के थे। तो सामाजिक कारण में इन्होंने सुधार किया, बाल विवाह को जैसे इन्होंने रोका, विधवा का फिर से विवाह करवाया, इन्होंने एक कानून बनाया जिसमें विधवा का पुनर्विवाह हो सके, बाल विवाह पर इन्होंने रोक लगाया। तो एवं प्रकार से ये सामाजिक सुधार किए। लेकिन भारत के लोगों को क्या लगा कि अंग्रेज हमारे सामाजिक काम में भी अब दखल देने लगे, मतलब विवाह शादी के मामले में भी अंग्रेज़ों ने दखल देना शुरू कर दिया। एक तो हमारे ज़िंदगी को इन्होंने तबाह किया, और दूसरा अब जो हमारा निजी मामला था उसमें भी ये दखल दे रहा है। तो लोगों को लगा कि हमारे समाज को भी ये बर्बाद करने पर तुला हुआ है, क्योंकि जब शंका हो जाता है तो अच्छे चीज़ भी बुरे लगते हैं। तो ये सामाजिक कारण था। इन्होंने जो कानून बनाया था विधवा का पुनर्विवाह, और भी जो अंग्रेजी शिक्षा में महिलाओं का योगदान इन्होंने सुदृढ़ किया था। इन्होंने कहा था कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो इसे सामाजिक सुधार इन्होंने किया, लॉर्ड बेटिकन और डलहौजी ने। लेकिन भारत के लोगों को इसमें खामियाजा मतलब खामी नज़र आया कि सामाजिक कारण में भी, सामाजिक स्थिति में भी अंग्रेज अब दखल देना शुरू कर दिया। तो ये था सामाजिक कारण, था सही, लेकिन अंग्रेज़ों पर विश्वास भारतीय लोगों का उठ चुका था, इसलिए वो सही भी करते थे तो भारत के लोगों को गलत लगता था। अब चलते हैं हम लोग धार्मिक कारण। भारत में सिर्फ एक ही धर्म था, हिंदू। दूसरा धर्म मुसलमान, और फिर इसके बाद सिख, और ये ईसाई धर्म जो आप लोग देख रहे हैं आज हमारे भारत में ईसाई मिशनरियाँ काम कर रही है, ये इंग्लैंड से आया था। इसलिए इस ईसाई धर्म के पादरियों को भारत लाया गया। ये ईसाई धर्म के पादरी प्रचार करते थे अपने धर्म के बारे में कि ईसाई धर्म को मानने वाले बड़े ही दयालु होते हैं, वो जनता का हित चाहते हैं, अंग्रेज आपकी भलाई के लिए है। मतलब वो भारत के लोगों में विश्वास जगाना चाहते थे कि अंग्रेज खराब नहीं है, अंग्रेज आपका दुश्मन नहीं है, और इसको मतलब स्थापित करने में वो सफल भी हुए। आज हमारे भारत में ईसाई मिशनरियाँ चल रही है, और यह जान कर के दुख होगा आप लोगों को, ईसाई मिशनरियाँ चुपके हिंदुओं का धर्म परिवर्तन भी करवा रही है। इसके कई साक्ष्य हैं। वो अपने मिशनरी को ऐसे जगह पर लगाते हैं जहां भारत के लोग हिंदू धर्म में उपेक्षित हैं, मुसलमान धर्म में उपेक्षित है।
जैसे में हिंदू के जो सबसे निम्न कोटि का है, जिसको आज महादलित का संज्ञा मिला हुआ है, हरिजन जिसको हम लोग कहते हैं, उसके क्षेत्र में जाकर के वो अपना मैसनरी लगाते हैं, फ्री में सेवा देते हैं, फ्री में शिक्षा देते हैं, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और अपना धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं, या नहीं तो बाइजबरन उसका धर्म बदल दिया जाता। धार्मिक कारण में क्या हुआ कि लोगों के धर्म को भ्रष्ट करने पर ये लोग तुल गए। ईसाई धर्म को अपनाने के लिए ये लोग दबाव डालने लगे भारत के लोगों पर, और भारतीयों में धीरे धीरे ईसाई की संख्या बढ़ती चली गई। ये धार्मिक कारण में ईसाई धर्म का जो है यहाँ पर स्थापना हुआ और धीरे धीरे यह पैर पसारना शुरू किया। और इसने क्या किया कि धार्मिक कारण में इसमें धांधली भी हुआ है। इन लोगों ने क्या किया, अब अफवाह उड़ी थी, सही था या गलत ये इतिहास में भी सही नहीं दिया गया है, लेकिन जब भी, मैं तो कहता हूँ कि इतिहास में जो घटनाएं हुई है, अगर विरोध हुआ है तो कहीं न कहीं उसमें जरा सा भी सच्चाई होगा, तभी तो उस पर विरोध हुआ। अफवाहें भी उड़ती है तो उसका कहीं न कहीं 100 में 1% भी निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं सच्चाई होती है, इसलिए वह अफवाह का बाज़ार गर्म हो जाता है धीरे धीरे। तो धार्मिक कारण में क्या हुआ कि भारत के लोगों को यह बताया गया कि आप जो आटा चावल खा रहे हैं, शक्कर खा रहे हैं, उस समय चीनी नहीं चलता था, शक्कर चलता था, गुड़ जिसको हम लोग कहते हैं, तो आप जो आटा और शक्कर खा रहे हैं, इस आटा और शक्कर में सूअर और गाय के हड्डी का, खून का चूर्ण मिला हुआ, समझिए। तो इससे अब समझिए कि इससे मतलब क्या फ़ायदा होगा उनको, अंग्रेज़ों को, आप यही सोचते होंगे। तो इससे उनको ये फ़ायदा हुआ कि आपके मन में शंका पैदा हो गया कि हम हिंदू हैं, हम तो गाय का मांस, गाय का खून खा लिए, गाय का हड्डी खा लिए, मेरा तो हिंदुत्व धर्म भ्रष्ट हो गया। मुसलमान जो है उस शुगर को नापाक समझता है, शुगर का मांस वह खा नहीं सकता है, और शुगर का हड्डी और खून उस आटा में या शक्कर में मिला हुआ है। तो अब मुसलमान समझ रहा है कि मेरा भी धर्म भ्रष्ट हो गया। अब जो धार्मिक प्रवृत्ति का लोग है वह क्या सोचेगा कि मेरा तो अब धर्म भ्रष्ट ही हो गया, तो चलो अब ईसाई धर्म ही अपना लेते हैं। ईसाई धर्म में किसी भी चीज़ की मनाही नहीं है, सब चीज़ खाता है। तो ये धार्मिक कारण हुआ, उन्होंने हमारे धर्म पर भी चोट किया। अंग्रेज़ों ने धर्म के नाम पर क्षेत्र का विभाजन कर दिया। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जाते जाते अंग्रेज़ों ने हिंदू के लिए हिंदुस्तान और मुस्लिम के लिए पाकिस्तान बनाकर चला गया। अगर 1857 में ही क्रांति हो जाती और पूर्ण स्वतंत्रता 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, अगर उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन सक्रिय रूप से चलता रहता और अंग्रेज़ों को भगाकर दम लिया जाता, तो आज पाकिस्तान भारत से अलग नहीं होता, कभी अलग नहीं होता। लेकिन इसका कारण था अंग्रेज़ 5 साल के दरमियान हिंदू मुस्लिम, आप लोगों को मालूम होगा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, यही हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंगाल का विभाजन हो गया। बंगाल को 1905 में अलग कर दिया, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दिया। मुस्लिम लीग की स्थापना करने के बाद मुसलमानों को उकसाना शुरू किया और धर्म के नाम पर भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। इतना बड़ा साजिश रचा अंग्रेज़ों ने, हम देखते रहे, हमारे देश के टुकड़े हो गए। आज पाकिस्तान भारत से अलग नहीं होता तो हमारे सिर का दर्द जो अभी पाकिस्तान बना हुआ है ये शायद नहीं होता। तो धार्मिक कारण था
यहाँ पर ईसाई मिशनरियाँ आई अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। वे अपने धर्म को महान बताती थी और हिंदू और मुसलमान धर्म को तुच्छ बताती थी। यहाँ के जो छुआछूत जिन जाति आप देखिए, मैं सिर्फ ईसाई धर्म को दोष नहीं दूंगा, हमारे भारत के लोगों में भी दोष था। हिंदू होकर के भी हिंदू से छुआछूत और भेदभाव की भावना रहती थी उनमें। छोटे जाति के लोगों को वो दरवाजे पर चढ़ने नहीं देते थे, छोटे जातियों से वो भेदभाव करते थे। उनके छुआ जाने पर स्नान करते थे और ना जाने क्या क्या करते थे, भगवान जाने, या उस समय के लोग जाने, इतिहासकार जानते हैं उन बातों को। तो वो छुआछूत हमारे समाज में व्याप्त था। इसी का फ़ायदा इंग्लैंड से या और यूरोप देशों से आए ईसाइयों ने उठा लिया। जब आपके घर कमज़ोर होंगे तो तीसरा आदमी निश्चित उसका फ़ायदा उठाएगा। तो वही हुआ, धार्मिक कारण में ईसाई मिशनरी का बोलबाला हो गया। हिंदू मुस्लिम धर्म में खोट निकाल करके उसके धर्म को हीन साबित किया और ईसाई पादरियों ने अपने धर्म के तरफ लोगों को रुझान कराया। अगला कारण था सैनिक विद्रोह। 1857 की क्रांति का अगर सबसे प्रमुख कारण पूछे तो वह सैनिक विद्रोह। तात्कालिक कारण, ये दो कारण जो था ये प्रमुख है। 1857 की क्रांति, ये सब तो चल रहा था, ये सब धीरे धीरे चल रहा था, इसका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा सैनिक विद्रोह का। ऑब्जेक्टिव आता है इससे, सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में। इसका नायक कौन था? तो मंगल पांडे, इसके हीरो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे को अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी और फांसी के बाद मंगल पांडे जिस बटालियन में थे उस बटालियन को भी उन्होंने समाप्त कर दिया था। सारे सेनाओं को ख़त्म, हटा दिया, मतलब मारा नहीं, मतलब हटा दिया उसको, उस बटालियन को ही कैंसिल कर दिया जिस बटालियन में मंगल पांडे थे। अंग्रेज़ों को इतना डर था कि उसके बटालियन को भी रहने नहीं दिया। सैनिक विद्रोह का कारण क्या था? हो सकता है 2 नंबरा क्वेश्चन में इंटर वाले चाहे मैट्रिक वाले किसी को भी पूछ दे, सैनिक विद्रोह का कारण क्या था? सैनिक विद्रोह का भी कारण धार्मिक ही था। सैनिक विद्रोह का कारण था कि सैनिकों में हिंदू और मुसलमान जो भारतीय होते थे उसका सैलरी कम था, मतलब मजदूरी कम था, और अंग्रेज़ के जो सैनिक होते थे उसको मजदूरी ज़्यादा दिया जाता था, पहला कारण। इसलिए सैनिकों में रोष प्रकट हो गया कि काम हम भी कर रहे हैं, लड़ाई हम उनसे ज़्यादा करते हैं, युद्ध में आगे हमको रखा जाता है, तो फिर मेरी सैलरी कम क्यों? आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस युद्ध में भारत के सैनिकों को अंग्रेज ले जाता था, आगे की लाइन में भारतीयों को रखता था और अपने सैनिक को पीछे रखता था, जिसके कारण मरने वालों में भारतीय की संख्या ज़्यादा होती थी। इतना कूटनीतिक अंग्रेज़ों ने हमारे साथ किया है, और इतिहास को अगर गौर से पढ़ा जाए तो अंग्रेज़ों से घिन आती है। सैनिक विद्रोह, ये पहला कारण हमने बताया आपको कि इनका जो भारत के सैनिकों का जो मजदूरी था, उनका जो सैलरी था, वह अंग्रेजी सैनिकों के सैलरी से कम था। एक कारण ये हुआ, असंतोष पैदा हुआ सैनिकों में। सैनिक सोचे कि मैं भी वही काम करता हूँ, उसी पोस्ट पर हूँ, और फिर भी मेरा सैलरी कम। एक दूसरा, भारत के जो भी सैनिक थे उसको कभी भी ऊंचे पोस्ट पर स्थान नहीं दिया जाता था, उसको हमेशा छोटे पद पर ही उसकी नियुक्ति की जाती थी। असंतोष का ये भी कारण था, जबकि अंग्रेज़ों से जो ऊंचे पद पर अधिकारी रहते थे उससे ज़्यादा होशियार भारत के लोग रहते थे, फिर भी उनकी पोस्टिंग या उनकी बहाली ऊंचे पद पर नहीं होती थी। और सैनिक विद्रोह का सबसे मेन कारण था, मुख्य कारण था कारतूस। कारतूस के बारे में आप लोग सुने होंगे। इतिहास में एक ऐसी भी घटना हुई, एक छोटी सी घटना के नाम पर
पूरा सैनिक में विद्रोह फैल गया। वह विद्रोह था कारतूस में शुगर और गाय के मांस, चर्बी और चमड़े का उपयोग। सैनिक विद्रोह में किसी तरह अफवाह फैल गया। ये इतिहासकार इसको अफवाह कहते हैं। अब सच्चाई क्या है वो तो इतिहासकार जाने, या उस समय तो अब कोई है नहीं, उस समय का 1857 के कोई लोग, तो भगवान जाने क्या था सच्चाई। लेकिन कहीं न कहीं से उड़ता हुआ यह खबर आया सैनिकों में कि नया नया जो कारतूस और राइफ़ल आया है, और नए राइफ़ल में जो लगने वाला गोली है, उस गोली में गाय, सूअर के मांस, खून, चर्बी वगैरह को मिलाया जाता है, उसके मुंह पर लगाया जाता है। इस प्रकार से खबर पूरे सेना में फैल गया। तो अभी कुछ ही देर पहले मैंने कहा सूअर मुसलमानों के लिए हराम है और गाय हिंदू के लिए माँ है, तो कैसे उसके खून को और मांस को वह अपने मुंह से लगाए। गाय के मांस और खून से वह अपना धर्म भ्रष्ट समझता था। मुसलमान शुगर के रक्त और खून से, अपने मांस से, चमड़ी से मुंह को छूने में अपना धर्म भ्रष्ट होना समझता था। यही कारण बना कि सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और सीधे कह दिया कि मैं इस गोली का उपयोग नहीं करूंगा। और ये विद्रोह करने वाले थे मंगल पांडे। उन्होंने कहा कि मैं इस गोली को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मंगल पांडे ब्राह्मण थे, उच्च जाति के थे। इसी कारण से उन्होंने अपने धर्म के भ्रष्ट होने से बचाने के लिए ही उन्होंने इसका विरोध किया, और मुसलमानों ने भी विरोध किया। तो विरोध, जो छोटा मोटा विरोध होता था तो उसको दबा दिया जाता था। इसलिए सैनिक विद्रोह को पूरे भारतीय सेना में फैलाने के लिए एक मुहिम चलाया गया। संत, साधु, फकीर का भेष बना करके सैनिक सब जो थे, वो कोई साधु संत फकीर का भेष बना लेते थे और दूसरे सैनिकों की छावनी में जाकर के भारतीय लोगों को यह संदेश देते थे कि हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे धर्म को नष्ट किया जा रहा है। बस यहीं से शुरू हो गया सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह को फैलाने के लिए उस समय के जमींदार की भी अहम भूमिका रही थी। ऐसा इतिहास गवाह देता है कि सैनिक विद्रोह के समय एक इलाके से दूसरे इलाके रोटी भेजा जाता था। उस रोटी को बड़े सम्मान के साथ फिर दूसरे इलाके में भेजा जाता था। अब कहिए इस रोटी को भेजने में क्या तर्क है? रोटी से इसलिए उसको भेजा जाता था कि इससे वह संदेश देना चाहता था कि देखो, ये जो रोटी तुम खा रहे हो, इसमें गाय, शुगर का मांस और गाय और शुगर का हड्डी और खून मिला हुआ है। और उसको देख करके लोगों का खून खौल जाता था। इसलिए पहले पूरे भारतीय सैनिक को एकजुट करने का प्रयास किया और 1857 में एक ज़बरदस्त क्रांति के लिए सभी लोगों ने मिलकर के काम किया। इसके बाद सैनिक विद्रोह आप लोग समझ गए होंगे। सैनिक विद्रोह क्यों हुआ था, इसका दो कारण है जो आपको हमने बताया। आर्थिक कारण, काम वही करते थे लेकिन तनख्वाह कम मिलती थी, और दूसरा था वही गाय, शुगर के मांस और चर्बी से कारतूस बना होता था। पुराना जो राइफल था उसको बदल दिया गया था, नया राइफल लाया गया था सेना में ताकि बढ़िया काम करे, और उसी पर यह अफवाह फैल गई थी, क्योंकि जहां वह बन रहा था वहीं के एक ट्रक ड्राइवर ने यह अफवाह फैलाई थी कि अरे तू कितना धार्मिक बनता है, तुम्हारा तो धर्म नष्ट हो गया है, कुछ ही दिनों में तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो बात तो खुलती है, भाई कैसे धर्म नष्ट हो जाएगा?
जो तुम गोली मुंह से खींच के अब बंदूक में लगाओगे और चलाओगे, वह गोली जो है शुगर और गाय के मांस चमड़ा वगैरह से बना हुआ है। बस ये अफवाह फैल गई, वहीं से अफवाह फैली तो जंगल की आग की तरह पूरे भारत में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तात्कालिक कारण देखिए आप, तात्कालिक कारण में भी आपको ये पहले हमने कह दिया कि बाज़ार में यह अफवाह फैल गई थी कि अंग्रेज़ों ने जो आटा और शक्कर मुहैया कराया है उसमें गाय और सूगर का चर्बी, खून और हड्डी का चूर्ण मिला हुआ है। अफवाह फैला दिया पूरे बाज़ार में, और हिंदू मुस्लिम को लग गया कि अंग्रेज़ इतना कुछ करने के बावजूद जब हम लोगों के धर्म को भ्रष्ट नहीं कर सका, हमारे भाईचारे को नहीं तोड़ सका, तो उन्होंने ये नया चाल चला है कि ऐसे नहीं, अगर मानता है तो इसके धर्म को ही भ्रष्ट कर दो। जब धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अपने आप ये धर्म परिवर्तन कर लेगा। हिंदू मुसलमान के दिमाग में ये बैठ गया बात। अब जब ये बात बैठ गई तो उन्होंने आटा शक्कर का भी बहिष्कार किया। अब आटा शक्कर का बहिष्कार करेगा तो खाएगा क्या? अब आटा शक्कर के नाम पर उन्होंने अंग्रेजी शासन का ही विरोध करना शुरू कर दिया। इस तरह से सैनिक विद्रोह हो तो हो, आम जनता भी विद्रोह करने लगी। उसका कारण था, आम जनता इसलिए विद्रोह करने लगी क्योंकि उसका कारण था आटा और शक्कर में गाय सूअर के चर्बी मांस का मिला होना और हड्डी के चूर्ण का मिला होना। ये अफवाह थी। अब इसमें सत्यता कहाँ तक है ये बात तो इतिहासकार ही कह सकते हैं। तो ये तत्कालिक कारण बना, अफवाह का बाज़ार गर्म था। पूरे भारत में यह बात फैल गई कि अंग्रेज़ों ने जो आटा शक्कर भारत के लोगों को मुहैया कराया है, क्योंकि सब मालिक तो अंग्रेज़ थे, सारे फैक्ट्री का जो भी था वो सब अंग्रेज़ थे। तो वहाँ से ये अफवाह निकली कि आटा शक्कर का जो भाव है, मतलब आटा शक्कर जो है वह सही नहीं है। हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए एक और नई चाल चली है अंग्रेज़ों ने। धर्म को भ्रष्ट करने के राह पर वो तुल गए। अंत में हम आते हैं भविष्यवाणी पर। आप लोग सभी जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में या भारत के इतिहास में भविष्यवाणियों का बड़ा महत्व रहा है। और यह भविष्यवाणी किया जा रहा था कि प्रत्येक 100 साल में निश्चित किसी न किसी देश के बीच युद्ध हुआ है। प्रत्येक 100 साल में बीमारियां बार बार दोहराई है। जैसे आप 2020 में देखें कोरोना का अटैक, इसी तरह 1920 ईस्वी में भी ऐसी ही महामारी फैली थी जिसमें करोड़ों लाखों लोग मारे गए थे। 1820 में भी इसी तरह की महामारी फैली थी। महामारी का नाम अलग अलग था। 1720 में भी महामारी फैली थी। 1620 में भी महामारी फैली थी। आप अगर इसको जानना चाहते हैं कौन सा महामारी था और इस ईस्वी में फैला था तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आपको ये पूरी की पूरी जानकारी विस्तार से मिल जाएगी कि 100 साल के दरमियान निश्चित रूप से महामारियों का दौर चला है। अब इसका कारण जो भी रहा हो, 1920 में कोरोना देखा हमने, 2020 में कोरोना देखा हमने, 1920 में भी ऐसा ही वायरस आया था जिसके कारण विश्व के कई देशों में बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। होगा तो मैं अगर कमेंट्स में आपको जानने की इच्छा होगी, अगर देखेंगे हम तो कौन कौन से वायरस फैले हैं, कब कब फैले हैं और उसकी क्या स्थिति रही है, उसके बारे में भी हम वीडियो बनाकर आप लोगों को भेज देंगे। लेकिन
अभी परीक्षा के दरमियान हम चल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये विस्तार में ना जाए, क्योंकि इसका परीक्षा से कोई लेना देना है नहीं। तो परीक्षा उपयोगी जो बातें हैं हम आज करेंगे इस वीडियो में, और वो बाद की बात है। विशेष जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए और भी बहुत सारे माध्यम हैं, उनसे भी ले सकते हैं। और अगर ज़्यादा कमेंट्स होता है उस विषय में जानकारी को लेकर के, तो हो सकता है उसका भी एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो भविष्यवाणी के बारे में हम लोग चलते हैं। इसी तरह से भविष्यवाणी किया गया था कि जैसे 1857 की क्रांति हुई, ठीक इससे 100 साल पहले 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी युद्ध के पश्चात ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पर विरोधी अंकुश लगा रही थी, 1600 में ये आई थी ईस्ट इंडिया, और 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। तो अफवाह फैला था कि 1757 में जब युद्ध हुआ है तो अब 1857 में भी युद्ध होगा, और 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों का शासन जाएगा। भविष्यवाणी हो गई थी भारत में, और चला भी जाता अगर मंगल पांडे को फांसी नहीं होती और 1857 की क्रांति को दबाया नहीं जाता, तो 1857 ईस्वी के क्रांति में ही अंग्रेज़ों का आधिपत्य भारत से ख़त्म हो गया होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेज़ों ने पूरे दमन चक्र अपना करके पूरे भारत में आंदोलन को दबाने का प्रयास किया और दबा दिया। 1857 से फिर उसने 1947 ईस्वी तक राज किया। फिर एक दौर आया था 1942 ईस्वी में, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, लीव इंडिया। ये आंदोलन जब छोड़ा गया, मतलब ये आंदोलन जब शुरू किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसमें जब हिंसक रूप ले लिया तो महात्मा गांधी ने इसको बंद कर दिया। लेकिन अंत में हमें 1947 में आज़ादी मिली। इतने लंबे अरसों के बाद हम आज़ाद हुए, और फिर महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी। एक तरफ हमारा देश आज़ाद हुआ, दूसरी तरफ देश के दो टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान। तो आज हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में जाना। भविष्यवाणी हुई कि जिस तरह 1757 में पलासी का युद्ध हुआ और उसका अत्याचार अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों पर किया, ठीक 1857 ईस्वी है। 100 साल इतिहास अपने को फिर बार बार दोहराता है। फिर अंग्रेज़ों के साथ भारतीयों का मतलब आंदोलन होगा, और इस आंदोलन में अब की बार जो आंदोलन होगा, इस आंदोलन में अंग्रेज़ों का शासन भारत पर से समाप्त हो जाएगा। इसलिए 1857 के जो भी हीरो थे, जो भी नेता थे, वो चाहते थे कि इस भविष्यवाणी को सही करना है, चाहे जो करना पड़े। अब इस भविष्यवाणी को सही कैसे करेंगे? तो इस भविष्यवाणी को सही करने के लिए मैंने आपको बताया, गुलाब का फूल प्रत्येक सैनिक छावनी में भेजा जाता था, और वह फूल मुरझा जाने के बाद दूसरा फूल आगे भेजा जाता था। इस तरह से पूरे भारत के सैन्यों में गुलाब का फूल और ज़मींदारों के यहाँ रोटी भेजा जाता था। गुलाब का फूल, लाल गुलाब का फूल इसलिए भेजा जाता था कि गाय का खून और शुगर के खून से हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है, और रोटी आपको बता दिए कि उसमें हड्डी मिलाकर, चूर्ण मिलाकर के उसमें हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। तो 1857 की ये क्रांति थी, जिसमें हमने देखा कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, उसके क्या कारण थे, तात्कालिक कारण क्या थे, और भविष्यवाणी, सैनिक विद्रोह, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सभी कारणों को हमने संक्षेप में देखा। इसका विस्तार मैंने नहीं किया है,
क्योंकि विस्तार इतना ही वीडियो में मुझे लगता है कि चूँकि लिखना भी तो है, फिर दीर्घोत्तरी में अगर इसी को लिखा जाए तो 2 से 3 पन्ना में जाएगा, उतना लिखना नहीं है हमको। समय को भी देखना है, नंबर को भी देखना है, और इन सभी चीज़ को देखते हुए इसका जवाब लिखना है। इसमें से कोई भी 5 पॉइंट आप उठा लीजिएगा, 5 पॉइंट को बढ़िया से डील कर दीजिएगा। जो मेन पॉइंट है, जैसे में भविष्यवाणी हो गया, तात्कालिक कारण हो गया, सैनिक विद्रोह हो गया, और आर्थिक कारण या राजनीतिक कारण आप ले सकते हैं। अगर इतना कर लीजिएगा तो आराम से 1857 की क्रांति स्पष्ट हो जाएगी, बस 5 ही पॉइंट में। ऐसे 7 पॉइंट हमने बता दिया है। आप लोगों को जो आसान लगे समझने में, आप उस पॉइंट पर चर्चा कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 1857 की क्रांति का बहुत बार छात्रों ने अनुरोध किया कि सर 1857 क्रांति भेजिए भेजिए, तो आज हमने आप लोगों की यह ख्वाहिश भी महादेव की दया से पूरी कर दी है। चलिए, उम्मीद है कि 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो भी सवाल है आप लोगों के मन में, वो शायद पूरा हो गया होगा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा भारत में होने वाले राष्ट्र आंदोलन किस तरह से शुरू हुआ, कहाँ से कौन कौन से आंदोलन हुए, कब कब हुआ, उसका भी वीडियो जल्द ही आप लोगों को इसी चैनल पर प्राप्त होगा। तब तक के लिए सभी छात्र छात्राओं को मेरा हर हर महादेव।